अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द क्लास ऑफ 201 इंग्लिश 201 की हमारी पहली क्लास है। तो इंग्लिश 201 जो आपका पेपर है उसके टोटल जो हैं बुक्स के 45 लेसन हैं। आपको मिड टर्म में हाफ बुक आएगी, यानी कि 22 या 23 लेसन आपके आएंगे, और फुल जो उसके अलावा जो लेसन है वो फाइनल में आएंगे। तो आज हम अपना पहला लेक्चर शुरू करते हैं। अच्छा जी, जो आपके मेन पॉइंट्स हैं मैं आपको वही पढ़ाऊँगा, आपने सारा रीड करना है इसको, ठीक है। वैसे तो हैंड बुक को, लेकिन आपको मैं मेन पॉइंट्स बताऊँगा। 70% इंशाल्लाह आपका पेपर इसी में से, मेन पॉइंट में से ही आएगा। तो आपने लेक्चर को पूरा सुनना है और गौर से इसको देखना है। तो सबसे पहले हम लोग अपनी जो हमारा मेन पॉइंट है वो है रिटन कम्युनिकेशन, ठीक है। Written communication, well over planning, structures and statistic issues. The student will learn to write memos and letters, proposals, short and long reports and proceed and policy documents। ठीक है। जो रिटन कम्युनिकेशन है कि जो हम लोग लिखने के ज़रिए एक दूसरे से बात करते हैं या एक दूसरे से कोई चीज़ भी शेयर करते हैं, उसका जो स्ट्रक्चर है, किस तरह हम उसको प्लानिंग करेंगे कि किस तरह हमें लिखना है, किस तरह उसकी शेप देनी है, क्या स्ट्रक्चर होगा उसका, और जो हमारे इश्यूज़ हैं उनको किस तरह हम सॉल्व करते हैं, कोई भी हमारी प्रॉब्लम है वो हम रिटन फॉर्म में किस तरह सॉल्व करते हैं, वो आप रिटन कम्युनिकेशन के ज़रिए सीखते हैं। जो एक स्टूडेंट है वो मेमोज़ बनाना, लेटर, ठीक है, ये आपकी जॉब वगैरह में होता है, प्रपोजल हो गए, शॉर्ट एंड लॉन्ग रिपोर्ट्स हो गई, सेल्स रिपोर्ट्स हो गई, या किसी तरह की भी जो रिपोर्ट्स हैं, जो टीचर्स वगैरह रिपोर्ट्स बनाती है बच्चों की, या कोई सेल्स रिपोर्ट बनाता है, या अलग अलग रिपोर्ट्स जॉब में आपको करनी पड़ती हैं, वो आप बनाना सीख सकते हैं इससे। और पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कोई कंपनी की पॉलिसीज़ होती हैं, ठीक है, उनको किस तरह बनाया जाता है वो आप इसमें से सीख सकते हैं। मोर एवन द स्टूडेंट विल लर्न टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन थ्रू एडिटिंग एंड रिवाइजिंग फॉर एनहेंसिंग देयर एबिलिटी टू क्रिएट पावरफुल डॉक्यूमेंट टू सेल देयर आइडियाज़। तो देखें, अगर आप जो है कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, उसमें आप जो भी बोलते हैं आप उसको एडिट नहीं कर सकते, इरेज़ नहीं कर सकते 1 to 1 जब आप कम्युनिकेशन करते हैं या लेक्चर देते हैं किसी को भी। लेकिन रिटन फॉर्म में आपके पास ये लिबर्टी होती है कि आप उसको इरेज़ कर सकते हैं, यानी कि उसको एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आप उसको दोबारा एक बार रीड आउट करके आप देख सकते हैं कि कौन कौन से पॉइंट आपके मिसिंग हैं, कौन से पॉइंट इसमें से फजूल हैं या सही हैं। तो आप उसको एक स्ट्रक्चर वाइज दोबारा से रीफॉर्म करके एक अच्छे वे में जो आपका जो आइडिया आपके जहन में है उसको बेस्ट फॉर्म में आप उतार सकते हो, एज अ रिटन फॉर्म में उतार सकते हो, ठीक है। ये ओरल कम्युनिकेशन सेक्शन विल कवर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ। जो ओरल है यानी आपकी जो बातें करने का कम्युनिकेशन है, उसमें आप क्या करते हो, आप अपने प्लान को कवर कर सकते हो, किस तरह आपने एग्जीक्यूट करना है। प्रेजेंटेशन जो देते हैं वो सारी आपकी ओरल होती है, लेकिन जो उसकी प्रिपरेशन होगी, जितनी भी प्रेजेंटेशन आप बनाते हो या रिपोर्ट बनाते हो, उसकी प्रेजेंटेशन जो है वो सारी रिटन फॉर्म में आप करते हैं। तो ये डेफिनेशन है हमारी रिटन फॉर्म की। उसके बाद है हमारे पास बुक्स एंड मटेरियल्स। ये उसकी बुक्स एंड मटेरियल्स के कुछ लिंक्स हैं, ये आपने देख लेने हैं, मॉड्यूल्स देख लेने हैं, ठीक है। और ये एग्जांपल्स हैं, ये रीड आउट कर लें आप। अच्छा जी, ये भी आपने रीड आउट कर लेना, ये पॉइंट भी आपका इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, कि राइटिंग एट वर्क डिफरेंस फ्रॉम राइटिंग एट स्कूल, ठीक है। जो आप अपने जॉब वगैरह पे या काम वगैरह पे जो राइटिंग करते हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती है जो आप अपने स्कूल में करते हैं। जिस तरह स्कूल में हम लोग ऐसे लेटर्स वगैरह लिखते हैं, वो डिफरेंट एक रिटन फॉर्म है, और जो आप जॉब में मेमोज़, रिपोर्ट्स, सेल्स रिपोर्ट्स वगैरह तैयार करते हैं, ठीक है, वो एक अलग किस्म का जो है वो सारा सिनेरियो बनता है रिटन फॉर्म में, ठीक है। That's because writing at work plays difference in some very fundamental ways from writing done at school। तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, यानी कि जो स्ट्रक्चर होता है फॉर्म का, वो स्कूल में डिफरेंट होता है। स्कूल में आप ज़्यादा क्वेश्चन आंसर करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, MCQs वगैरह करते हैं, या आपको फ्री राइटिंग मिलती है, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। जब आप जॉब वगैरह में इंटर करते हो, तो कोई आप में से जॉब कर रहा है उसको पता होगा, या कोई जॉब नहीं कर रहा है तो बता देता हूँ कि जो आप सेल्स रिपोर्ट्स तैयार करते हैं या कोई डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं, उसमें आप अलग तरह का स्ट्रक्चर लिखते हैं और प्रोफेशनल वे में आपको उसका काम करना होता है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ये एक एग्ज़ाम्पल है, इसको भी आप एक बार देख लें कि क्लासरूम है,
ठीक है। उसमें आप इंस्ट्रक्टर जो आप इंस्ट्रक्शन देते हो वो आप देते हो, इसमें कम्युनिकेशन चार्ट होता है, ठीक है। यानी आपने इंस्ट्रक्शन दिए हैं क्लास में, या आपको टीचर ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं, ठीक है, वो उसी को आपने फॉलो करना है। यानी एक बच्चे को बताया जाता है कि आप ऐसे लिखो, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो वो उसी में लिखा जाता है, यानी जो आपको इंस्ट्रक्शन मिली हैं वही आप यूज़ करते हो। लेकिन अगर आप जॉब में जाते हो, ठीक है, तो जॉब में आपके पास, ठीक है, ये आप जो है जॉब में अगर देखें तो ये आप हैं, ठीक है। पीपल आर वर्किंग अंडर यू, जो आपके अंडर हैं उनसे आप अलग कम्युनिकेशन करते हो, अपर मैनेजमेंट से अलग कम्युनिकेशन करते हो आप, ठीक है। और उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी होते हैं, तो ठीक है, मिडल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हो गया, अपर हो गया, पीपल वर्किंग इन अनदर डिवीज़न, उनसे आपका क्या लिंक है, ठीक है, किस तरह आपने उसकी राइटिंग करनी है, वो सब डिफ़र करता है। क्योंकि जो स्कूल वगैरह है उसमें आप एक टीचर से, यानी कि आप जो है आपकी कम्युनिकेशन हो रही होती है, जो आपका टीचर कहेगा आप उस तरह करेंगे, ये जो स्कूल का रूल है, जो रिटन फॉर्म में आपको दिया गया उसी तरह। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिफ़र करती हैं कि आपने अपर मैनेजमेंट के लिए अलग रिपोर्ट बनानी होती है, उसका अलग फॉर्म है, मिडल मैनेजर, सबकी बातें सुनकर आप अपना काम करते हैं और फिर आप अपने मैनेजर के साथ और अपनी कंपनी के साथ जो भी आपका काम है वो आप एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे आपको मल्टीटास्किंग करनी होती है, लेकिन आपके स्कूल में आप मल्टीटास्किंग नहीं करते, जो इंस्ट्रक्शन आपको मिली हैं आप वही फॉलो करते हो। तो एग्ज़ाम्पल बहुत अच्छी है समझाने के लिए, और आपको इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि आप ओवरऑल कम्युनिकेशन और राइटिंग को समझ सको, राइटिंग कम्युनिकेशन को समझ सको कि वो स्कूल से एक जो स्टूडेंट है और एक जो जॉब होल्डर है उसमें कितना डिफरेंट है। ये इसकी एग्जांपल दी गई है आगे कि ठीक है कि अगर नायला ने रिपोर्ट बनाई है, प्रेजेंटेशन की है, आपने रीड आउट कर लेनी है, एग्जाम्पल आपको समझने के लिए है। अच्छा जी, ये हमारे पास उसके कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपने देख लेने हैं, ठीक है, कि हम लोग जो कम्युनिकेशन है उसमें डिफरेंट टाइप, पीपल एट वर्क, डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग कम्युनिकेशन, दोज इन स्कूल। ये वही पॉइंट दोबारा आ गया है कि हम लोग जो बिज़नेस में करते हैं वो क्या करते हैं, मेमोज़ बनाते हैं, बिज़नेस लेटर बनाते हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं कुछ कंपनी की या उस क्या नाम डिपार्टमेंट की, वो अलग से आप तैयार करते हो, प्रोजेक्ट प्रपोजल आप अलग से तैयार करते हो, और प्रोग्रेस रिपोर्ट है किसी भी आपके पास कोई भी क्या नाम है सेल्स है उसकी प्रोग्रेस किस तरह हो रही है, या कोई भी आपका कोई और काम है किस तरह उसकी प्रोग्रेस चल रही है, उसकी भी आप रिपोर्ट अलग अलग तरीके से तैयार करते हो, कितने वक्त में आपने कितना काम किया है और कितना बाकी रहता है और किस तरह करेंगे। तो ये सब जो है आप इसमें जो है कम्युनिकेशन जो है जॉब के ऊपर अगर आप राइटिंग करते हो उसकी अलग है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास पॉइंट है ओनरशिप का। ओनरशिप ऑफ अ राइटर वर्ड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वाइल एट स्कूल कम्युनिकेशन ओनली बिलोंग्स टू यू, एट work however your communication will belong only partially to you, it will belong to your employer, what you write at work present not only you but also your department or your employer। जैसे आप स्कूल में जो होता है, जो भी आप काम लिखते हैं या जो भी काम आप करते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ डिपेंडेंट होता है आप पे, ठीक है। आपका दोस्त है, आपके वाले साहब हैं, या कोई भी है, वो आपकी जगह पेपर नहीं देता, ना वो जो लिख रहा है उसके कोई मायने है, जो आप लिख रहे हैं उसी के आपको नंबर मिलते हैं। लेकिन काम पे, जॉब पे, या अगर ओनर हैं तो उसमें आपको ऐसी लिबर्टी नहीं मिलती, क्योंकि जो आपके अंडर काम कर रहे होते हैं वो भी उस चीज़ से इफ़ेक्ट होते हैं, वो भी उस चीज़ के लिए जो है वो भी उस काम में आपके साथ होंगे, ठीक है। तो कोई भी अगर आप रूल बनाते हैं, कोई भी प्रोग्रेस बनाते हैं, तो उसमें और लोगों का भी शामिल होना लाजमी है। ज़ाहिरी बात है आप अकेले काम नहीं कर रहे, आपको ऊपर के मैनेजमेंट और जो आपके कोलीग वगैरह हैं या कोई भी आपकी टीम है उनके साथ मिलकर काम करना होगा। ये एग्जांपल है आगे, ठीक है, और उसके बारे में कुछ थोड़ी एक्टिविटी है, ये भी आपने रीड आउट कर लेनी है। फिर आगे एग्जाम्पल है और फिर उसी तरह आपसे मिला हुआ है। उसके बाद है रीडर क्रिएट्स मीनिंग। रीडर क्रिएट्स मीनिंग। Instead of receiving the message, people interact with the message to create meaning. While reading, we build larger structure of knowledge from small fragments of sentences. These structures are not the words we have just read, but our own creation. जब भी आपको कोई चीज़ रिटन फॉर्म में मिलती है, ठीक है,
तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ जो आप रिसीव करते हो वो इंसान को रिसीव नहीं करते, बल्कि उसके जो वर्ड्स हैं उनको ही रिसीव करते हैं, ठीक है। जब आप वर्ड्स रिसीव करते हैं तो आप अपनी दिमाग में उसका एक खांचा बनाते हैं, यानी आप उसको वर्ड्स को किस मीनिंग में लेके जाते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। तो जो आपकी थिंकिंग है और जो आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग है वो उसी चीज़ से होती है, और आप अपने अंदाज़ में उन वर्ड्स को लेते हैं और उनको समझते हैं और उनको आगे प्रोसेस करते हैं। उसके बाद हमारे पास है रीडर रिस्पॉन्स आर शेप्ड बाय द सिचुएशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखिए, आपने कोई चीज़ रीड करनी है तो आप जिस सिचुएशन में खड़े हैं, अगर आप किसी गुस्से में हैं या आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, रिलैक्स मोड में हैं, हंसी मजाक के मूड में हैं, तो वो सिचुएशन डिपेंड करती है कि आप उन रीडर जो है वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि कोई रीडर उसको कैसे लेता है। तो responses to a communication are shaped by a total situation surrounding the message such as the reader। जब भी आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो जो आप मैसेज रीड करते हैं वो आपके आसपास की और आपकी जो सिचुएशन होती है, यानी आप रीडर हो समझ लो, तो आपकी जो सिचुएशन है उसके मुताबिक ही आप मैसेज को रिस्पॉन्स करते हो। अगर आप गुस्से में तो ज़ाहिरी बात है आप उसका अलग तरीके से रिस्पॉन्स करोगे, और लेकिन अगर आप रिलैक्स मोड में हैं या किसी और मूड में हैं तो आप उसी तरह, यानी मजाक अलग है और गुस्सा अलग है, प्यार के मूड में या रिलैक्स मोड में, तो आप उस सिचुएशन में अलग अलग उसका रिस्पॉन्स देंगे, एक जैसा रिस्पॉन्स नहीं देंगे। यही ह्यूमन नेचर है। देयर परसेप्शन ऑफ द राइटर्स एम्स। अब जो मैसेज आया है जिसने राइट किया है उसका जो परसेप्शन है, यानी वो क्या बात करना चाह रहा है, वो भी आप उसी से बनाते हो, ठीक है। देयर प्रपोजल इंटरेस्ट एंड स्टेक इन द सब्जेक्ट डिस्कस। तो उसमें आप ये भी शेप करते हो कि जो कम्युनिकेशन इंसान आपसे कर रहा है, ठीक है, उसका इंटरेस्ट है या नहीं है, कितना वो वैल्यू दे रहा है आपको, कितने टाइम दे रहा है, वो भी आप उस चीज़ से सारा अपने वो आपका रिस्पॉन्स है उसी से शेप होता है। इन द सब्जेक्ट डिस्कस, जो भी आप सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हो, एंड देयर पास्ट रिलेशनशिप, और जो भी आपका उनके साथ पास्ट में ताल्लुक़ रहा है। विद दी राइटर, जो भी आपके राइटर के साथ ताल्लुक़ रहा है उसके मुताबिक आप अपना जो भी रिस्पॉन्स है वो शेप करते हैं। उसके बाद है रीडर रिएक्ट्स मोमेंट टू मोमेंट बेसिस। जो वक्तन जो रीडर है उसका जो भी रिस्पॉन्स है, जो भी रिएक्शन है वो चेंज होता है। ऑन जॉब पीपल रिएक्ट टू ईच पार्ट ऑफ द मेमोज रिपोर्ट ऑफ अदर बिजनेस कम्युनिकेशन एज सून एज दे केम टू नो। तो जिस तरह जॉब पे होता है, जॉब पे आपके पास यही होता है कि जब भी आपके पास कोई रिपोर्ट या मेमो आती है तो आप जितना जल्दी हो सके आप कोशिश करते हैं कि आप उसका रिप्लाई कर सकें या उसको डील कर सकें। तो ये हमारा लेसन नंबर 1 था। आगे एक्सरसाइज है, इसको भी आपने रीड कर लेना है। यही वो बेसिक आपको समरी है हिसाब की। उसके बाद लेक्चर नंबर 2 होता है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। ये कम्युनिकेशन की टाइप्स आ गई हैं, ये भी एक अच्छा टॉपिक है और पेपर में आने वाला टॉपिक है। ओरल प्रेजेंटेशन, ठीक है। ओरल प्रेजेंटेशन कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सप्लिसिट and implicit purposes and their delivery situation. An oral presentation can almost any report type such as design, review or proposal or conference talk। तो जो हमारी ओरल होती है, ओरल प्रेजेंटेशन यानी जो आप सामने खड़े होकर देते हैं, ठीक है, जो आप अपनी ज़बान से दे रहे होते हैं वो सारी ओरल होती है। तो ओरल जो भी प्रेजेंटेशन है, ठीक है, वो आप पहले से डिज़ाइन करते हैं, पहले से आप उसकी प्लानिंग करते हैं, उसके बाद आप प्रेजेंट करते हैं अपना आइडिया या रिपोर्ट या कोई भी आप उसकी चीज़ों कर सकते हैं। तो इसको अगर आप देखें, ये देखें, ये है रिटन डॉक्यूमेंट्स और ओरल डॉक्यूमेंट में डिफ्रेंशिएट किया गया है, ठीक है। तो पब्लिकेशन परमिट पोटेंशियली अनलिमिटेड ऑडियंस ओवर टाइम एंड प्लेस, ठीक है। ऑडियंस जनरली लिमिटेड टू द टाइम एंड प्लेस ऑफ डिलीवरी। तो जो आप रिटन फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, उसकी वक्तन आहिस्ता आहिस्ता उसकी ऑडियंस बढ़ती जाती है, ठीक है। तो कितने लोग उसको रीड आउट कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे, वो आहिस्ता आहिस्ता जब वो मार्केट में अगर बुक है तो पब्लिश होती है उस तरह, या रिपोर्ट है तो जितने लोगों तक जाएगी उतने वो रीड करते जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली उसकी ऑडियंस इंक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है, और उसमें ऑडियंस बढ़ने का चांसेस ज़्यादा है। लेकिन जिस तरह आप ओरल प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो अगर आप एक क्लास में या आप किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या किसी भी जगह, यानी कि यूनिवर्सिटी वगैरह में दे रहे हैं लेक्चर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं अपने, तो उसमें जो ऑडियंस है वो लिमिटेड होती है। यानी अगर आपके क्लास में दे रहे हैं तो क्लास में आपके अपने जितने स्टूडेंट हैं 15-20 और टीचर को मिला के उतने ही स्टूडेंट होंगे। लेकिन
आपका जो रिटन फॉर्म है, रिटन डॉक्यूमेंट है, वो ओवर द टाइम लोग पढ़ सकते हैं उसको, एक बार नहीं है, वो बार बार लोग पढ़ सकते हैं उस चीज़ को, ठीक है। लेकिन जो आपका ओरल प्रेजेंटेशन है वो एक ही टाइम में होगा और उसमें लिमिटेड लोग होंगे। नो डायरेक्ट ऑडियंस इंटरेक्शन, डायरेक्ट ऑडियंस इंटरेक्शन नहीं होती, यानी इनके पास टाइम होता है कि वो अपनी डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ठीक है। हाई लेवल ऑफ ऑडियंस इंटरेक्शन इज़ पॉसिबल। यहाँ पे जब आप ओरल प्रेजेंटेशन करते हैं तो यहाँ पे हाई लेवल इंटरेक्शन हो सकती है, यानी ऑडियंस जितनी भी मर्जी हो लेकिन वो आपसे सवाल जवाब कर सकती है, ठीक है, और अपना आइडिया भी उसमें डिस्कस कर सकती है। तो इसमें हमारी इंटरेक्शन ज़्यादा होती है, यानी बातचीत इसमें ज़्यादा हो सकती है। लेकिन इस तरह आपकी कोई बातचीत नहीं होती, क्योंकि आपके पास सिर्फ रिटन फॉर्म में है, इंसान तो मौजूद है नहीं, तो सिर्फ आप उसको ही जो पढ़ा हुआ है उसी को अपने जहन में लाते हैं और जो आपकी इमेजिनेशन होती है उसी मुताबिक आप सोचते हैं उसको। तीसरा पॉइंट है रिफाइंड आर्गूमेंट स्ट्रक्चर। तीसरा पॉइंट है हमारे पास रिफाइंड आर्गूमेटिव स्ट्रक्चर और सिंपल प्रेजेंटेशन ऑफ मेन पॉइंट्स। अब इसमें क्या होता है, जब रिटन डॉक्यूमेंट होता है उसमें आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, ठीक है, कि आप क्या बात करना चाह रहे हो और आपकी क्या सारी उसकी जो आपकी एक्सपीरियंसेस है उसमें आप उसको एक साथ समेट के करते हो। उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ज़रा रिफाइंड किस्म का होता है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने रिव्यू किया होता है, एडिट किया होता है उस चीज़ को बार बार, तो वो एक ही बार में आता है, लेकिन वो काफ़ी रिफाइंड होता है, काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन जो आपकी ओरल प्रेजेंटेशन होती है वो सिंपल होती है, आप सिंपल मेन पॉइंट्स को रखते हो और उसके बाद आप उसकी प्रेजेंटेशन देते हो और बातचीत में आगे बात चलती है। लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिटेल इन्फॉर्मेशन कैन बी कम्युनिकेटेड। अब इसमें क्या होता है, रिटन फॉर्म में आप लार्ज वॉल्यूम यानी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो एक साथ कम्युनिकेट एक इंसान को कर सकते हो, क्योंकि जो आपने रिटन फॉर्म में लिखना है वो काफ़ी रिसर्च के बाद और काफ़ी उसको डिटेल में आप देखने के बाद उसको प्रोसेस करने के बाद लिखते हैं, तो उसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि आप ज़्यादा उनको क्या नाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो थोड़े से वॉल्यूम में। लिमिट इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र, इसमें ये है कि ट्रांसफ़र लिमिटेड होती है, क्योंकि आपने मेन पॉइंट लिखे होते हैं और आप उसमें प्रेजेंटेशन जो है वो प्रेजेंट करते हैं, तो उसमें इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं होती, सिर्फ आप इंटरेक्शन कर सकते हो, लोगों के आइडियाज़ ले सकते हो। इसमें प्रिसाइज सिंटैक्स एंड डिक्शन। अब ज़ाहिर बात है जब आप रिटन डॉक्यूमेंट लिखोगे तो उसमें आपके जो वर्ड्स हैं वो प्रिसाइज होंगे सिंटैक्स से, यानी आप बेस्ट वर्ड जो आपके मुताबिक होंगे वो आप चूज़ करेंगे और डिक्शनरी वगैरह से लेके आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो उसकी जो स्ट्रक्चर ग्रामर भी है वो भी एक प्योर फॉर्म में होता है। कन्वर्सेशन सिंटैक्स एंड, अब ज़ाहिर बात है जब बातचीत में होता है तो बातचीत में उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन उसमें एक अलग मज़ा है, ठीक है। जिस तरह आप बातचीत करते हैं एक इंसान से या प्रेजेंट करते हैं उसके सामने, तो जो आपके जहन में आमद आ रही होती है आप वही करते हैं और जो मेन पॉइंट्स आपने याद किए होते हैं उन्हीं के बारे में बात करते हैं। एम्फेसिस ऑन टेक्स्ट, यहाँ पे सारी बात है सिर्फ रिटन फॉर्म में होता है आपको, और इसमें क्या होता है विजुअल होते हैं, तो आप पिक्चर्स और वीडियोस भी अपने प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं। रीडर कंट्रोल पेस ऑफ प्रेजेंटेशन, इसमें क्या होता है कि रीडर के पास होती है कि वो बात को वहाँ पे ख़त्म करना चाह रहा है या बढ़ा रहा है, और स्पीकर कंट्रोल स्पीड ऑफ प्रेजेंटेशन, यहाँ पे क्या होता है जो भी बात कर रहा होता है सिर्फ उसके पास कंट्रोल होता है कि वो बात को आगे लेके जा रहा है, ख़त्म कर रहा है या उसकी पेस को बढ़ा रहा है, कम कर रहा है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन इज कम्बिनेशन ऑफ मैनी स्किल्स। तो हम लोग ओरल कम्युनिकेशन किस तरह कर सकते हैं, ये हमारी किस तरह स्किल्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है आउटलाइनिंग एंड प्लानिंग। तो आप आउटलाइन करते हो कौन कौन से पॉइंट मेन हैं इसके अंदर, और आप उसकी प्लानिंग करके उसके मुताबिक उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। प्रिपेयरिंग ओवरहेड्स और अदर डिस्प्ले मीडिया, इसमें क्या कहते हैं आप ओवरहेड लगा सकते हैं, पिक्चर लगा सकते हैं, वीडियोस लगा सकते हैं, स्टिकर लगा सकते हैं, कोई अगर आप किसी जगह के बारे में बात कर रहे हैं तो उसकी पिक्चर लगा के आप उसको वेल प्रेजेंट कर सकते हैं। तीसरा है रिहर्सिंग, तो आपके पास ये भी होता है कि आप रिहर्स कर सकते हैं किस तरह आप प्रेजेंटेशन देंगे, ठीक है। तो कई बार आप उसको रिहर्स करते हैं, काफ़ी उसकी प्रैक्टिस करते हैं, फिर आप डिलीवरी करते हैं और आखिरी में इसकी डिलीवरी कर लेते हैं। उसके बाद है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिपोर्ट्स। फॉर्मल और इनफॉर्मल रिपोर्ट्स क्या होती हैं, आपने फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स पढ़े होंगे, इसी तरह रिपोर्ट्स भी होती हैं। एंड ओरल रिपोर्ट्स में बी डिलीवर अराउंड अ स्मॉल टेबल। जो ओरल रिपोर्ट है यानी आप जो बात कर रहे होते हैं वो ओरल होता है, ठीक है, और रिटर्न जो होता है वो आप लिखते हैं। तो ओरल रिपोर्ट जो है वो आप किसी भी टेबल, मतलब एक आपका ऑफिस है उसमें 5-6 लोग बैठे हैं एक टेबल के अराउंड, उनमें आप जो रिपोर्ट पेश करते हैं, जो प्रेजेंट करते हैं, वो ओरल रिपोर्ट होती है, ठीक है।
जस्ट अ फ्यू लिसनर और अ लार्ज ऑडिटोरियम टू 100 ऑफ पीपल। तो ऑडिटोरियम वगैरह भी आप कर सकते हैं जिसमें काफ़ी ऑडियंस होती है, ठीक है, उसमें भी आप अपने प्रेजेंटेशन या अपना एक्ट कोई भी है वो आप डिस्प्ले कर सकते हैं। फॉर्मल ऑरल रिपोर्ट्स क्या होती हैं? Formal oral reports are usually prepared well in advance for presentation and are therefore well rehearsed। जो फॉर्मल होती हैं वो काफ़ी प्रिपरेशन के बाद और उसको जो आपकी प्रेजेंटेशन होती है वो काफ़ी एडवांस लेवल पे चली जाती है और आप उसको काफ़ी वेल रिहर्स करना पड़ता है। ये नहीं कि आपने बस मेन पॉइंट लिए और उनके बारे में जो भी आपके जहन में जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो बात करनी है, नहीं, आपको उसकी रिसर्च करनी पड़ेगी अच्छे से और काफ़ी अच्छे तरीके से आपको उसकी रिहर्सल करने के बाद आपको प्रेजेंट करनी पड़ेगी। योर मैनर ऑफ डिलीवरी इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन अ फॉर्मल ओरल रिपोर्ट सिचुएशन। जो फॉर्मल रिपोर्ट सिचुएशन होती है उसमें डिलीवरी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, किस तरह वो वर्ड को प्रोनाउंस कर रहा है, किस तरह वो कहाँ से शुरू कर रहा है और कहाँ पे ख़त्म कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपको सुनने वाले को दोबारा नहीं मिलेगा वो चीज़ सुनने को। तो एक ही बारी में आपने डिलीवरी करनी है और आपकी कोशिश यही होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो आपका मैसेज है या रिपोर्ट है कुछ भी है वो एक ही बारी में समझ आ जाए। फॉर्मल oral reports may allow an outline similar in the parts of any formal written report। फॉर्मल oral रिपोर्ट जो होती है वो आपको एक आउटलाइन को फॉलो करना पड़ता है सिमिलरली टू द पार्ट्स ऑफ एनी फॉर्मल रिटन रिपोर्ट, जिस तरह हम रिटन रिपोर्ट में फॉलो करते हैं। एंड मे बी प्रेजेंट टू द ऑडियंस ऑफ वन पेयर्स, यानी एक ही जगह पे आप कई लोगों को बता सकते हैं वो रिपोर्ट। और टू एन इंटरेस्टेड जर्नल और मिक्स ऑडियंस इन अ सिटिंग सच एज लार्ज ऑडिटोरियम और हॉल। तो जिस तरह मिक्स ऑडियंस होती है, अगर आप हॉल में बैठे हुए हैं तो उसमें काफ़ी मिक्स ऑडियंस बैठी होती है, यानी एज वाइज भी और क्या नाम है उनकी थिंकिंग अलग हो सकती है उस चीज़ को लेके, लेकिन आपने एक ही जो ऑडियंस जो सारी आपकी मिक्स ऑडियंस बैठी है उसको आप अपने रिपोर्ट रिप्रेजेंट करते हैं और इस वे में प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं कि तमाम लोगों को आपकी बात समझ आ जाए। उसके बाद है इनफॉर्मल रिपोर्ट्स। इनफॉर्मल oral reports are generally characterized by small grouping sitting with a high degree of audience interaction and a relaxed manner of delivery। ठीक है, तो जो हमारी इनफॉर्मल रिपोर्ट्स होती हैं जो स्मॉल ग्रुप में होती हैं, ठीक है, वो उसमें ज़्यादा लोग थे अगर आप देखें फॉर्मल रिपोर्ट oral रिपोर्ट में, लेकिन इनफॉर्मल में आप काफ़ी कम ग्रुप में होता है। तो ये MCQ वगैरह आपके बन सकते हैं कि फॉर्मल रिपोर्ट में आप जो है वो ज़्यादा लोग करते हैं, कम लोग करते हैं, या इनफॉर्मल में कम होते हैं ज़्यादा होते हैं। तो ये MCQs भी आपके इस तरह के आ जाते हैं पेपर में। तो ये काफ़ी कम लोगों के और विद हाई डिग्री ऑफ ऑडियंस इंटरेक्शन एंड रिलैक्स मैनर ऑफ डिलीवरी एंड ड्रेस। तो इसमें क्या होता है, आपकी ड्रेसिंग कोड बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी कि प्रोफेशनल होनी चाहिए, और जो लोग भी बैठे होते हैं वो मिक्स नहीं होते, ठीक है, उसमें आपकी ऑडियंस भी एक तरह की होती है 90% और वो भी प्रोफेशनल होते हैं। इनफॉर्मल ओरल प्रेजेंटेशन कैन फोस्टर एंड फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोसीडिंग एक्शन आइटम्स। तो हमारी जो सेल्स की चीज़ें होती हैं ये भी हम इसके अंदर कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन में कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपके आइडियाज़ होते हैं वो भी चेंज होते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आंसर भी आप कर सकते हैं ऑडियंस के साथ, क्योंकि वो भी वेल प्रिपेयर्ड आते हैं। तो ये डिफरेंस है हमारे पास। ओरल प्रेजेंटेशन इन अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट जनरली फॉल इनटू टू कैटेगरी। ये दो कैटेगरीज़ के अंदर आता है, ये है इन्फॉर्मेटिव स्पीकिंग और परsuasive स्पीकिंग। सबसे पहले हमारे पास आती है इन्फॉर्मेटिव स्पीकिंग। इन्फॉर्मेटिव स्पीकिंग हैज़ ऑडियंस लर्निंग एंड इट्स प्राइमरी गोल। ठीक है, उसका जो प्राइमरी गोल होता है इन्फॉर्मेटिव स्पीकिंग का यही होता है कि लोग इससे सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा सीखें लोग। एन इन्फॉर्मेटिव स्पीच में एक्सप्लेन अ कॉन्सेप्ट इंस्ट्रक्ट एन ऑडियंस। तो वो कोई कॉन्सेप्ट होगा वो समझाने की कोशिश कर सकता है, या कोई इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता है, या कोई भी उसके आइडिया जो है या कोई अच्छी बात के बारे में वो को समझाना चाह रहा है। और डेमोस्ट्रेट अ प्रोसेस और डिस्क्राइब एन इवेंट, या तो वो किसी पास्ट के इवेंट यानी कोई भी वाक़या उसको बताने की कोशिश करेगा, या कोई प्रोसेस है वो उसको बताने की कोशिश करेगा जिससे इंफॉर्मेशन मिलेगी। इन अ प्रोफेशनल सिटिंग द इन्फॉर्मेटिव स्पीच में टेक मैनी डिफरेंट फॉर्म्स। तो जब आप प्रोफेशनली बैठते हैं तो उसमें काफ़ी तरह की डिफरेंट फॉर्म आ सकती हैं इन्फॉर्मेटिव स्पीकिंग में। कौन कौन सी? इंडिविजुअल और ग्रुप रिपोर्ट्स, या तो आप इंडिविजुअली किसी को रिपोर्ट दे रहे होंगे, या एक ग्रुप में आप रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं ताकि उनको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिले उस रिपोर्ट के बारे में। ऑरल ब्रीफिंग, आप उनको ब्रीफिंग दे सकते हैं कि कहाँ पे आपका काम पहुँच रहा है, कहाँ तक आपने जाना है और क्या प्लानिंग्स है। पैनल डिस्कशन, आप लोगों के साथ बैठ के डिस्कशन कर सकते हैं कि आपका कोई प्रोजेक्ट है समझ लें,
ठीक है। उसके बारे में आप डिस्कशन कर सकते हैं उनके साथ, और काफ़ी जो आइडियाज़ हैं वो एक्सचेंज होते हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ओरल क्रिटिक यानी कि आपको क्रिटिसाइज़ भी किया जा सकता है कि आप ये काम सही कर रहे हैं, ये काम सही नहीं कर रहे, ठीक है। तो उसके बाद है प्रोसेसिव स्पीकिंग। प्रोसेसिव स्पीकिंग इज़ यूज्ड टू इन्फ्लुएंस व्हाट एन ऑडियंस थिंक्स और डज। ये चीज़ आपको, जो प्रोसेसिव स्पीकिंग है उसमें आप क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं और क्या उनको करना चाहिए। उस वे में एक टॉपिक को पकड़ के आप उनको बारे में ऑडियंस को गाइड कर रहे होते हैं, उनकी जो थिंकिंग है उसको कहीं ना कहीं लेके जा रहे होते हैं, ठीक है। सम ऑफ द गोल्स ऑफ द प्रोसेसिव स्पीकिंग इंक्लूड्स to reinforce all the attitudes, beliefs and values of an audience already holds। तो कोई भी इंसान की कोई भी चीज़ उसके दिमाग में उस पॉइंट को लेके है, तो उस पॉइंट को आपने एक पॉइंट से बी पॉइंट तक कैसे लेके जाना है। जैसे समझ लें, आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं वो जल्द से किस लिए करती है, इसीलिए करती है कि वो आपको अपना मंशूर भेज सकें। तो अगर आप किसी को पहले से एक लाइक करते हैं कि पार्टी को या किसी भी इंसान को, तो वो आपको उस जो वो स्पीक कर रहा है, जो भी आपको बताना चाह रहा है, उससे वो आपका एटीट्यूड, आपका माइंडसेट चेंज नहीं कर रहा होता, बल्कि आपको और उस तरफ लेके आ रहा होता है कि हाँ जी, जो आप सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं और आगे इससे बेहतर क्या कर सकते हैं। टू इनोकुलेट एन ऑडियंस अगेंस्ट काउंटर प्रोसेशन। तो आप जो डिफरेंस है, यानी अगर आपको एक चीज़ सही लग रही है और उसके मुकाबले दूसरी चीज़ गलत है, तो वो आपको उसकी पॉइंट्स देगा कि जो आप सही सोच रहे हैं उसके ये पॉइंट्स हैं, जो आप गलत सोच रहे हैं उसके ये पॉइंट्स हैं, ताकि आपका जो एटीट्यूड है, जो आपकी थिंकिंग है, वो और बढ़े उस चीज़ के ख़िलाफ़। टू चेंज एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड चेंज होता है। यानी अगर आप पहले 10% पे थे, तो आप अब उसकी जो आपकी नॉलेज है और लाइकिंग है वो 30-40% करके जाता है। उसके बाद है टू मोटिवेट एन ऑडियंस टू एक्ट। ज़ाहिरी बात है, आप जो स्पीकिंग के थ्रू है एक ऑडियंस को मोटिवेट कर सकते हैं, किसी तरफ भी लेके जा सकते हैं। जिस तरह अब हमारे आजकल फ़लस्तीन में जो हो रहा है, तो उसमें जो जलसा वगैरह होता है, उसमें यही आपको सिखाया जाता है कि आप किस तरह उनकी और मदद कर सकते हैं, किस तरह आप आगे लेके चल सकते हैं। जो अभी आपका जो माइंड में आपके पॉइंट्स हैं, उनको वो शेप करता है और आपको मोटिवेशन मिलती है अंदर से, हाँ जी, कि ये बात बंदा सही कर रहा है और मेरे साथ और भी ऑडियंस है वो भी यही सोचती है, तो हम इसके ऊपर अमल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद डिलीवरी मेथड्स हैं। डिलीवरी में एक्सट्रीमों पर आता है और इम्प्रॉम्प्ट आता है। एक्सट्रीमों पर वो होता है जो आपने प्लानिंग की होती है, और इम्प्रॉम्प्ट वो होता है कि आपने उसी वक्त जो भी आपके जहन में आ रहा है वो आपने कर लिया। यानी कि जो सिचुएशन आपकी आ रही है उसमें सोचते हुए आपके जहन में जो आया, तो वो उसी वक्त, यानी सिचुएशन हमारी स्पीकिंग होती है वो हमारी इम्प्रॉम्प्टू होती है। तो आज का लेसन यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगले लेसन में इससे आगे पढ़ेंगे।